नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। 23 मार्च को धामी सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं, जिसे लेकर पीएमओ की तरफ से एक चिट्ठी भेजी गई है। ये चिट्ठी 29 मार्च को भेजी गई, जिसे 3 दिन बाद 1 अप्रैल को सार्वजनिक किया गया। ये ऐसे समय पर सार्वजनिक की गई जब उत्तराखंड की सियासत में हलचल चल रही है। पीएम ने अपनी इस चिट्ठी में सीएम धामी की जमकर तारीफ की है, जिसके बाद सीएम धामी के राजनीतिक विरोधी चित्त हो गए हैं। यहां एक तरफ विरोधियों की तरफ से उत्तराखंड में अवैध खनन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दे पर सीएम धामी को घेरने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं पीएम की चिट्ठी ने सीएम धामी को ताकत दी है। पीएम ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि उत्तराखंड के कर्मठ और ऊर्जावान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार के सफलतापूर्वक 3 साल पूरे होने पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सेवा, सुशासन और विकास के रूप में समर्पित रहे ये 3 साल राज्य के उत्थान में एक बड़ी उपलब्धि है। अपनी विरासत पर गर्व के भाव के साथ आगे बढ़ता हुआ उत्तराखंड आज विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। पीएम ने आगे लिखा कि आज से 25 साल पूर्व जिस विकास और पहचान को स्थापित करने के लिए उत्तराखंड का गठन हुआ था, आज राज्य उस दिशा में तेजी से अग्रसर है। और वही हल्द्वानी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ भाजपा नेत्री रेणु अधिकारी को उत्तराखंड सरकार ने महिला उद्यमिता विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनके इस नियुक्ति के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह का माहौल है। बुधवार को उनके निजी आवास पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। रेणु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समेत संगठन के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार हमेशा महिलाओं को सम्मान देती रही है और उनके विकास के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। पत्रकारों से बातचीत में रेणु अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा किए जा रहे कार्यों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। उन्होंने कहा कि महिला उद्यमिता विभाग का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद वे महिलाओं के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करेंगी। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके द्वारा हम महिलाओं को सम्मान दिया गया। और निश्चित रूप से आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी में बराबर महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है, मैं ऋणी हूँ सब बहनों की तरफ से। और मुझे तो खुशी इस बात की कि सीएम साहब का पर्सनल फोन भी आया, उन्होंने बधाई दी और हमें इन्फॉर्म किया कि आपको हम लोग अपनी टीम में रख रहे हैं। मुझे इसके लिए भी मैं उनकी शालीनता को नमन करती हूँ। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय महेंद्र भट्ट जी हैं और संगठन महामंत्री अजय जी भाई साहब हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि रिटायर्ड कर्मचारी लंबे समय से संघर्षरत है और वे शुरू से ही उनके समर्थन में है। रावत ने सरकार पर ओपीएस लागू करने का दबाव डालते हुए इसे कर्मचारियों के हित में जरूरी बताया। हाँ, हमारे जो कर्मचारी भाई है, रिटायर्ड एम्प्लॉयज हैं, वो सब लोग संघर्षरत हैं ओपीएस के लिए, ओल्ड पेंशन स्कीम को वगैरह। न्यू पेंशन स्कीम नहीं चाहिए हमको, ओपीएस लागू करो, जो कांग्रेस की सफाई की थी। तो मेरा इस मांग के साथ भावनात्मक संबंध है। मैं 2003-4 में जब अटल जी की सरकार ये फैसला ले रही थी, उस समय मैंने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन को लीड किया था। देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मुद्दा विहीन हो गई है और देश के अंदर जो भी अच्छे कार्य होते हैं उनका वो हमेशा विरोध करते रही है। भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, वो कर्मचारी हितों के साथ, कर्मचारियों के साथ हमेशा खड़ी रही है। लेकिन मैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय हरीश रावत जी से पूछना चाहता हूं कि आज वो जो काली पट्टी अपने हाथ में जो बांध रहे हैं, वो किस लिए बांध रहे हैं? या जब 2004 के बाद 10 साल तक कांग्रेस पार्टी की नवरात्रि के दूसरे दिन कुट्टू के आटे का सेवन करने से 350 से अधिक लोग बीमार हो गए, जिन्हें देहरादून के अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें मुख्यमंत्री धामी, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, गढ़वाल कमिश्नर स्वास्थ्य सचिव भी मिले थे। सीएम धामी ने देहरादून डीएम और पुलिस कप्तान को निर्देश दिए थे कि दोषियों पर कार्रवाई की जाए और वहीं इस मामले में देहरादून डीएम ने भी जानकारी साझा की है।
ये देखिए, जो एलिज्ड कंटेमिनेशन से जो बकवीट के कंजम्पशन से कुछ केसेस सामने आए थे, तो उसमें ऑनरेबल सीएम की डायरेक्शंस पर त्वरित प्रवर्तन की कार्रवाई करते हुए संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए थे और उसमें पुलिस की तरफ से एक्शन एक्सपीडिएट किया गया है। जो हमारा कंटेमिनेटेड स्टॉक था उसको सीज भी किया गया है और जो रिटेलर्स और वेयर हाउसेस थे उनको सील कर दिया गया है। सेकेंडली, जहां तक हमारे ट्रीटमेंट केसेस का प्रश्न है, वहां पर अभी जो इन्फ्लक्स था, जो सर्च था, वो कल हमारा इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा था। मिलावटी कुट्टू के आटे का पकवान खाने से बीमार पड़े लोगों के मामले में अच्छी खबर सामने आई है। जी हां, दून मेडिकल कॉलेज में उपचार के पहुंचे लोगों की हालत में काफी सुधार है। कई लोगों को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि कुट्टू का आटा खाने से फूड पॉइजनिंग हुई। लगभग 100 से ज्यादा लोग अस्पतालों में भर्ती है। फिलहाल स्थिति सामान्य है। देखिए, अभी दून मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में मैंने मौका मुआयना किया, स्थिति का जायजा लिया। तो यहाँ पे लगभग 110 पेशेंट एडमिटेड बताए जा रहे थे, जिनमें से 50 पेशेंट्स को तो डिस्चार्ज कर दिया गया है। शेष 61 के आसपास सभी पेशेंट्स भर्ती हैं। मैंने सबके साथ इंटरेक्शन भी किया। कोई घबराने वाली बात नहीं है। सभी पेशेंट्स जो हैं दे आर आउट ऑफ डेंजर, सभी नॉर्मल हैं। और आज शाम 6 बजे के बाद जैसे डॉक्टर साहब लोगों ने सलाह दी। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब उत्तराखंड सरकार ने भी सड़कों का नाम बदलने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में अन्य शहरों समेत हल्द्वानी शहर की 2 प्रमुख सड़कों के नाम परिवर्तन की घोषणा की गई है। हल्द्वानी में नवाबी रोड का नाम बदलकर अटल मार्ग कर दिया गया है, जबकि बच्चों चौराहे से ITI तक के मार्ग को अब गुरु गोवर्धन मार्ग के नाम से जाना जाएगा। नाम बदलते रहते हैं, मगर नाम बदलने के लिए जो उन्होंने अटल रोड रखा है, अटल की जगह, जैसे कि उत्तराखंड है, उत्तराखंड होने के नाते और मैं भी उत्तराखंड से जुड़ा, आंदोलन से जुड़ा व्यक्ति हूँ, तो चाहिए था करके कि किसी महान नायक जिन्होंने उत्तराखंड में शहादतें दी, उत्तराखंड के को स्थापना करने में अपना पूरा जीवन मतलब समर्पित किया, उनके किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर यहाँ का नाम रखना चाहिए था। और यहाँ के जितने भी पार्षद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी विश्वास में लेना चाहिए। कहीं पे भी कोई कार्य होता है तो तब जाकर ऐसे कोई भी जरूरी फैसले लेने चाहिए। नाते मैं नाम पे तो नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि जितने भी नाम रखे गए हैं या विचार कर रही है सरकार किसी नाम को परिवर्तित करके रखने के लिए, तो हमारे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो महान विभूतियां थी, चाहे वो APJ अब्दुल कलाम हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे RSS जो संचालक रहे हैं गावलकर साहब। सरकार के द्वारा एक घोषणा की गई है और सरकार ने नाम बदले हैं, और नाम बदलना बहुत बढ़िया अच्छा काम है, क्योंकि जनभावना का आपने सम्मान करना चाहिए। जनभावना जैसी है उसके अनुरूप ही होना चाहिए। लेकिन ये बात भी सच है कि नाम अगर अटल रख रहे हैं आप, तो आपके काम भी अटल होने चाहिए। जैसे आप शहर में जो है कैमरों की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये भी ऐसे मुद्दे हैं। अभी जैसे गर्मी आ रही है, पानी की व्यवस्थाएं, जगह जगह नल टूटे रहते हैं, उनको उनकी रिपेयरिंग है, उनकी मेंटेनेंस है। देखिए, हल्द्वानी में पहले भी बहुत नाम बदले गए। नवाबी रोड का तो कई बार नाम बदल दिया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि लोग अभी भी पुराने नाम को ही बोलते हैं। नवाबी रोडी कहते हैं, मुखानी को मुखानी चौराया कहते हैं। मेरा कहने का मतलब कि चोरगिले का नाम कई बार बदला, लेकिन उसको लोग चोरगिले ही कहते हैं। मैं समझता हूँ कि इतिहास को पलटने के बजाय कुछ नए नाम की अलग सड़कें बनानी चाहिए। जो पुराने इतिहास में जो दर्ज है उनको लोग पहले से जानते, तो मैं समझता हूँ बदलाव से बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि पुराने लोग वही उसी नाम से जानेंगे। जहां तक सवाल है परिवर्तन का, तो सत्ता बदलती है और मेयर बदलते हैं या सरकारें बदलती है, तो अपने हिसाब से नाम चेंज करते हैं। लेकिन पुराने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का ये फैसला स्वागत योग्य है। जिस तरीके से गुलामी मानसिकता के प्रतीक नवाबी रोड जाना जाता था, अब उसका नाम अटल मार्ग होगा। और जहां पर हम खड़े हैं, आप देख रहे हैं, इसको जो हमारा ऊपर पंचक्ती चौराहा है, यहाँ से लेके ITI तक श्री गुरु गोलवलकर मार्ग कहा जाएगा। जो हमारे ऐतिहासिक पुरुष हैं, जो हमारे विभूतियां हैं, उनके नामों से
जाना जाएगा, जिससे सनातन बढ़ेगा। और धामी जी के इस फैसले का स्थानीय लोगों के साथ ही पार्टी के लोग भी बहुत बहुत इसका आभार व्यक्त करते हैं और स्वागत करते हैं। अच्छा और प्रशंसनीय कदम है। पूर्व में ये सब जो रोडें और ये जो शहर हैं, इनके नाम हमारे सनातनियों के नाम के हिसाब से रखे गए थे और बीच में आतताइयों के नाम रख दिए गए। नवाबी रोड, ये रोड, नूरजहां रोड, शाहजहां रोड, इनका कोई औचित्य नहीं है। हिंदुस्तान सनातनियों का देश है और सनातनियों के नाम से रखा जाए। महापुरुषों के नाम से, अटल जी के नाम से रखा गया। अटल जी का अपने देश में कितना बड़ा योगदान है। ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं और मैं तो इसकी प्रशंसा करता हूँ। आज पूरे विश्व के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक नाम है, एक पहचान है, जिसके कारण पूरे भारत की पहचान बनी है, ऐसे जिनको हम विश्व गुरु के रूप में जानते हैं, उनके नेतृत्व में पूरे भारत के अंदर जो आप समझते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर महापुरुषों के नाम पर हमने चौराहों के नाम और सड़कों के नाम रखे हैं, ये एक जनता की स्वीकार्यता और सब लोगों की सामाजिक सौहार्द को बनाए रखते हैं। हल्द्वानी के चौसला गांव में बाहरी व्यक्तियों द्वारा लगातार खरीदी जा रही जमीन और डेमोग्राफिक चेंज को लेकर तहसील में हिंदूवादी संगठनों ने मिलकर प्रदर्शन किया। इस दौरान शिकायतकर्ता विपिन पांडे ने बताया कि उनके द्वारा चौसला गांव में एक साल पूर्व डेमोग्राफिक चेंज होने और बाहरी व्यक्तियों द्वारा लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन खरीदकर रजिस्टर किए जाने की शिकायत की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी बाहरी व्यक्तियों द्वारा रजिस्ट्री किए जाने का सिलसिला नहीं रोका गया और इन सब में स्थानीय जिला प्रशासन की भूमिका भी संदिग्ध है। लिहाजा पूरे मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर आज तहसील परिसर में पूरे दिन गहमा गहमी और हंगामे का माहौल रहा। देखिए, ग्राम चौसला में जो भूमि का क्रय विक्रय हो रहा है, इसके संबंध में आयुक्त महोदय को एक ज्ञापन जनप्रतिनिधियों द्वारा दिया गया था और उसी का संज्ञान लेते हुए यहाँ पे तहसील की टीम के द्वारा ग्राम चौसला का निरीक्षण किया गया और नपाई की गई। तो ये पाया गया कि कुछ व्यक्तियों द्वारा बार बार भूमि का विक्रय किया जा रहा है और लगभग 60 के करीब व्यक्तियों को भूमिधरी भूमि का विक्रय किया गया है। तो इसी को देखते हुए रेरा के अंतर्गत कार्रवाई के लिए एक रिपोर्ट प्रेषित की गई है। देखिए, ये विषय जो है ये सरकार के हित का विषय है, क्योंकि सरकारी जमीन पर चौसला बसानी में जो है, चौसला में कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर दिया है और उसमें फैक्ट्री निर्माण कर दी गई है और उसमें उन फैक्ट्री यथावत चल रही है और हमारी ये मांग है कि वो फैक्ट्री बंद होनी चाहिए और जो उसमें अवैध निर्माण हुआ है वो भी ध्वस्त होना चाहिए, क्योंकि हल्द्वानी में कई अवैध निर्माण रोड चौड़ीकरण के नाम। देखिए, चौसला में डेमोग्राफी चेंज की शिकायत पिछले बहुत लंबे समय से मेरे द्वारा की गई थी तहसीलदार हल्द्वानी को भी। तो उसके बाद मैं कुमाऊं कमिश्नर सर से भी 15 दिन पहले करीब मिला था। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि इसमें अतिशीघ्र कार्रवाई होगी, लेकिन चौसला की जो वर्तमान स्थिति है, जो भौगोलिक स्थिति है, वहां पर क्षेत्र में कोई भी पटवारी मौके पर जाने को तैयार नहीं है। 70% पटवारियों ने, 30% को मैं अलग हटा दे रहा हूं, कुछ अच्छे पटवारी भी क्षेत्र में हैं जो काम कर रहे हैं वास्तव में, लेकिन 70% पटवारियों ने लड़के रखे हुए हैं, उनके लड़के ही हर तरह के काम धाम कर रहे हैं। तो मौके की जो स्थिति है उसको कौन भापेगा, मौके की स्थिति को कौन जानेगा। चक्रवर्ती यज्ञ सम्राट और सनातन धर्म प्रचारक हरिओम महाराज ने 17 सितंबर को यज्ञ दिवस घोषित करने की मांग केंद्र और राज्य सरकार से की है। हरिओम महाराज का कहना है कि लगातार जहरीली हो रही देश की हवा को शुद्ध करने के लिए यज्ञ होने जरूरी है। बता दें कि चक्रवर्ती यज्ञ सम्राट और सनातन धर्म प्रचारक हरिओम महाराज श्यामपुर स्थित अपने आश्रम पहुंचे। उन्होंने बताया कि वह अब तक 102 संकल्पित यज्ञ कर चुके हैं। ब्राह्मण हैं और अपना ब्राह्मण कर्म समझते हुए, धर्म समझते हुए उन्होंने पूर्ण रूप से यज्ञ को पूर्णाहुति की ओर ले जाने का कार्य किया और पूर्णाहुति कराया। और हरियाणा सरकार को भी धन्यवाद देता हूं, मुख्यमंत्री को भी विशेष धन्यवाद देता हूं कि हमारे भाव को समझे और उन्होंने पूरा संरक्षण देते हुए अच्छे ढंग से कुरुक्षेत्र को कुरुक्षेत्र धाम घोषित किया। उनके मुंह से कुरुक्षेत्र धाम की जय हो निकला, कुरुक्षेत्र धाम बन गया। 1008 कुंडी महायज्ञ का पहला संकल्प पूर्ण हुआ। दूसरा 17 सितंबर यज्ञ दिवस है। जैसा मैंने पहले बताया, 17 सितंबर को यज्ञ दिवस मनाया जाना चाहिए, क्योंकि डेंगू मलेरिया मच्छर उसी समय पैदा होते हैं। बरसात का अंत होता रहता है, सड़न होती रहती है पत्तों में, इधर उधर कीचड़ नालियों में, तो उस समय मच्छर पैदा होते हैं, जिससे डेंगू मलेरिया इत्यादि बीमारियां पैदा होती है, जिससे हमारे बच्चे सुरक्षित हो जाते हैं।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के बाद अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शहरों के नाम बदलने की मुहिम को छेड़ दिया है, जिसको लेकर उत्तराखंड के 4 जिलों में 17 शहरों के नाम बदलने का फरमान जारी कर दिया गया। और इसी क्रम में उधम सिंह नगर के सुल्तान नगर पट्टी का नाम कौशल्यापुरी कर दिया गया है। फरमान जारी होने के बाद क्षेत्र में कहीं नाराजगी दिखाई दी तो कहीं खुशी का माहौल नजर आया। कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चेयरमैन पद का प्रत्याशी रहा। जो जनता ने हमें जनादेश दिया वो हमें स्वीकार है, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नाम बदलकर हमारे सुल्तानपुर पट्टी का, जो प्राचीन काल से सुल्तानपुर के नाम से जाना जाता है, आज उसका नाम कौशल्यापुरी कर ये सुल्तानपुर पट्टी को जो बदला है इन्होंने, ये बहुत ही इनके साथ, हमारे जनता के साथ छल कपट किया है। क्यों? अगर माननीय मुख्यमंत्री जी आप नाम बदलते तो हमें अच्छा लगता है, 100 करोड़ 200 करोड़ सुल्तानपुर पट्टी को विकास के लिए भी देते हैं। सुल्तानपुर पट्टी का नाम बदल के कौशल्यापुरी किया गया है। इसके लिए धाकड़ धामी, धर्मरक्षक धामी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को साधुवाद है हृदय से। पूरी क्षेत्र की जनता उनको धन्यवाद करती है। सुल्तानपुर पट्टी कोसी नदी के किनारे बसा हुआ एक घनी आबादी का क्षेत्र है, नगर पंचायत है। और कोसी माने कौशल्या माता के नाम पर कोसी नदी का नाम रखा गया, भगवान राम की माता जी। तो 7 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह में, नगर पंचायत के शपथ ग्रहण समारोह में मंच के माध्यम से मांग उठाई गई मेरे द्वारा, और जनता ने इस पर सहमति दी और सभी जाति वर्ग समुदाय के लोगों ने इस पर सहमति प्रदान की। उसके पीछे बात आती है सुल्तानपुर पट्टी हमारे इस नगर का नाम क्यों पड़ा। सुल्तानपुर पट्टी इस नगर का नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ जो है सुल्ताना डाकू, सैकड़ों वर्ष पहले सुल्ताना डाकू का यहाँ आवागमन था। यहाँ और आसपास के क्षेत्र में जो है लूटपाट किया करता था, लेकिन एक ये नगर ऐसा था जहाँ वो लूटपाट कर ही नहीं पाया और आसपास के क्षेत्र के लोग यहाँ पर आकर के रहे सुरक्षा की दृष्टि से, इसलिए इसका नाम जो है यहाँ जो है सुल्तानपुर रखा गया। और हाल ही में कुट्टू के आटे के सेवन से देहरादून में लगभग 350 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, जिनकी हालत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था, जिससे चलते प्रशासन ने खाद्य विभाग को सभी जिलों में कुट्टू के आटे की त्वरित जांच के आदेश दिए थे। और ऐसे में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर प्रकाश फुलारा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रदीप कुमार की टीम ने शहर में पहुंचकर संयुक्त रूप से छापेमारी की है और दुकानों से कुट्टू के आटे के सैंपल लेकर दुकानों को सील कर दिया है। कुट्टू के आटे का निरीक्षण किया जा रहा है और अभी जैसा कि देहरादून में कुछ लोग कुट्टू के आटे खाने से बीमार हुए हैं, तो इस सिलसिले में हम जो है यहाँ बादपुर बाजार में जो है चेकिंग अभियान चल रहा है और इसमें अभी हमने 2 दुकानों में जो सैंपल लिए हैं कुट्टू के आटे के। अभी हम सर्च अभियान हमारा जारी है और यहाँ पर जो हम दुकानदार या जो भी है खाद्य कारोबार करता उसको बता रहे हैं कि उनको जो है जहाँ से कुट्टू का आटा आ रहा है उसका सोर्स का पता होना चाहिए। और जसपुर के तराई पश्चिमी वन प्रभाग पतरामपुर के कृपाचार्य बीट ग्राम बगीचे में हाथी के बेहोश अवस्था में मिलने की सूचना पर रामपुर वन विभाग क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना प्राप्त होते ही वन क्षेत्राधिकारी धर्मानंद सोयाल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और हाथी के हाल चाल देख उच्च अधिकारियों में पशु चिकित्सकों को सूचना देकर बेहोश पड़े हाथी का उपचार शुरू कर दिया। घटना की सूचना पर तराई पश्चिमी वन प्रभाग जीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य मौके पर पहुंचे और उन्होंने नैनीताल वन विभाग के चिकित्सकों को बुलाकर हाथी का उपचार शुरू कराया। तराई पश्चिमी वन प्रभाग की कृपाचारपुर बीट है। यहाँ पे सुबह सूचना प्राप्त हुई कि एक हाथी जो है ये बीमार जैसा दिख रहा है, तो उसको देखते हुए हमारी टीम यहाँ पर आई और सब लोगों ने उसको देखा और उसके बाद में जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं हमारे अपने जो नैनीताल से जू के जो डॉक्टर साहब हैं, बाकी हमारे जो वेस्टर्न सर्किल के जो डॉक्टर साहब हैं। खबर जनपद जसपुर से है, जहां पर ईद के दिन दोस्तों के साथ गया युवक वापस नहीं लौटा, लेकिन उसका खून में लथपथ शव खेत में मिला है। हत्या के आरोप में पुलिस ने उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। घटना जसपुर के बाईपास की है, जहां पर एक युवक का शव खेत में पड़ा मिला। मौके पर पुलिस पहुंची तो शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर दोस्ती का ये रिश्ता खून से क्यों रंगा गया। 4-5 बजे आया बुलाने को। कौन आया था? समीर घर से ले गया, घूमने चल रहा है कहीं पे। घर पे लेटा पड़ा था, आराम से खा पी कर आराम से गया है।
मेरा ही घर बना नहीं करता था, भी आ जाएंगे हम। तो ये चला गया, फिर हमने थोड़ी देर आधे घंटे बाद कॉल लगाई, 10-15 मिनट में आ जाऊंगा। टेंशन बन गई मेरी, तो 10-15 मिनट के बाद कॉल लगाई, थोड़ा बस ही डूबा रहा रात तक। इतने हमने सुनी कि सभी ने मटर चक्कू मार दिया, अरे नहीं पता हमारा भैया, हमें टेंशन हो गई। फोन करा था लड़के ने, समीर ने, तो सोने को जा रहा था जब क्या मुझे नींद आ रही, रात का जागा हुआ था, मुझे सो जा बैठते। फिर कह रही अम्मी समीर फोन कर लिया, मुझे मत जावे भैया कहीं को, सो जा तू। अरे चल 10 मिनट के लिए चला जाऊँ, आ जाऊंगा। तो बस इसके में 3 फोन करके चौथी दफे में घर ही आ गया बुला। एक अज्ञात शव की सूचना जसपुर थाना क्षेत्र में प्राप्त हुई। पुलिस के द्वारा इसकी शिनाख्त अरमान अली, जो कि जसपुर खुर्द का रहने वाला है, के रूप में की गई। पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई कर इस हत्या के अभियुक्त समीर अली को हिरासत में लिया गया। पूछताछ से समीर अली ने यह बताया। उत्तराखंड में वन अग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग ने अक्टूबर 2024 से अपनी तैयारी कर ली थी, जिसको लेकर हाल ही में विभाग ने 1926 नंबर जारी किया है, जिस पर कोई भी व्यक्ति वन अग्नि की घटना या फिर जानवर की तस्करी से संबंधित खबर या सूचना टोल फ्री नंबर पर दे सकता है। अगर प्रमुख वन संरक्षक निशांत वर्मा ने इस मुद्दे पर बात करते हुए कहा है कि वन अग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए पंचायत स्तर पर भी लोगों के साथ बैठक की गई है। एक हमारी अब इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन शुरू हुई है 1926 कल, बल्कि उसके लिए एक हम लोगों ने प्रेस में भी दिया था कि 1926 है, उसमें वन विभाग से संबंधित कोई भी सूचना जो है वो दे सकते हैं, चाहे वो वनाग्नि से संबंधित हो, चाहे मानव वन्यजीव संघर्ष से संबंधित हो या अन्य कोई गतिविधि से संबंधित हो। और वो हमारा जो कंट्रोल रूम है, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, वहां पर वो 24/7 जो है ऑपरेशनल है। और जिले की पुलिस ने वर्क फ्रॉम होम के नाम पर साइबर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के एक और इनामी सदस्य को हरियाणा से गिरफ्तार किया है। वर्क फ्रॉम होम से बोनस प्रॉफिट देने का लालच देकर कुल 3,07,000 रुपए की साइबर धोखाधड़ी की थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने बताया है कि आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। के द्वारा आजकल लोगों के साथ वर्क फ्रॉम होम के नाम पर धोखाधड़ी की जा रही है, जिसमें जनता से वर्क फ्रॉम होम के नाम पर नौकरी लगाने का लालच देते हुए लोगों से पैसों की डिमांड की जाती है। इसी प्रकार की एक शिकायत एक श्रीनगर निवासी के द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह द्वारा जनपद के समस्त थाना चौकी प्रभारियों को अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत गरीब असहाय लोगों के डोर टू डोर जाकर उनसे उनकी समस्याओं को जानकर निस्तारण करने संबंधी प्रयास किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।